know these brothers my guys. Know that we fly, know that they. Okay, I'm rolling. हमला करेगा, कभी ऐसा लगता है ईरान हमला नहीं करेगा, जैसे ईरान के राष्ट्रपति और ईरान की सेना में टकराव। ऐसे में दुश्मन क्या सोचता है, यह बेहद जरूरी है। तो आपको बता दूं कि इजराइल की एजेंसियों को यकीन है कि ईरान हमला करेगा, पूरा यकीन, और इजराइल की इंटेलिजेंस में कोई शक नहीं करता। अब आपको बता दूं कि सिर्फ इजराइल की एजेंसियों को नहीं, बल्कि इजराइल की सेना को इतना पक्का यकीन है कि आसपास के देशों में इजराइल की जो फौज तैनात है, उनको आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द इजराइल वापस आ जाए। इजराइल में सेना की कमी हो रही है। साथ ही अज़रबैजान, जॉर्जिया यानी ईरान के आसपास जो भी इजराइल के बेस हैं या इजराइल के जहां सैनिक हैं आसपास ईरान के देशों में, उन इजरायली सैनिकों को इजराइल ने कह दिया है कि वापस आ जाओ, क्योंकि ईरान वहां पर हमला कर सकता है आपको। उधर डर इतना है इजराइल को कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने आका अमेरिका से कहा है कि यह जो ईरान है भारी मात्रा में हथियार को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे लग रहा है कि इजराइल के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में खुलासा यह हुआ है कि फ्रांस ने ईरान से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे मुल्क में ओलंपिक्स चल रहे हैं, बस ओलंपिक्स तक रुक जाओ। हाल यह अपडेट यह है कि ओलंपिक अब खत्म हो गए हैं और ईरान हमला करने की पोजीशन में आ गया है। उधर ईरान के टॉप कमांडर ने कह दिया है कि अटैक अंडर प्रोसेस, यानी अटैक यानी हमला जो है वो प्रोसेस में है, बड़ा हमला होने वाला है इजराइल पर। और खेल यह हो गया कि ईरान ने कह दिया कि हमला 3 से 4 दिन तक चलेगा, यानी ईरान जो एकदम शांत बैठा हुआ है और हम अपना सर खुजा रहे हैं। कुछ ईरान को डर आ रहा है कि देखा खुद से निकला, जो भी है ना। सच्चाई ये है जो अब अंदर की रिपोर्ट आ रही है। भाई ईरान का विदेश मंत्री कह रहा है, कोई यार कह रहा है तो बात ही अलग है। ईरान का विदेश मंत्री कह रहा है कि भैया 4 दिन तक हमला चलेगा। अब बताइए कुछ रह गया? अब अगर ईरान हमला नहीं भी करे तो भाई मेरी गर्दन मत पकड़ना यार। मैं कोई ईरान का डिफेंस मिनिस्टर, लोग मेरे नाराज है, भाई यार 3 दिन हो गए ईरान हमला नहीं कर रहा यार ये तो गलत बात हो गई। आपने बोला था भाई, नहीं आपने बोला था। वही खबर यह भी है कि 13 अगस्त को ईरान की फौज IRGC खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। मेरे दोस्तों, अमेरिका, इजराइल, यूके, फ्रांस और कुछ अरब देश जिनका नाम नहीं बताया गया है, और मैं बता रहा हूं, नंबर 1 पर जॉर्डन होगा, दूसरे नंबर पर UAE और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब। ये तैयार हो गए हैं इजराइल को बचाने के लिए। समझो ना यार, ईरान कुछ नहीं है, ईरान पावरफुल नहीं है, ईरान गरीब है, ईरान पटीचर है, ईरान बकबक करता है। लेकिन कमाल यह है कि सिर्फ ईरान की तैयारी से इजराइल की इतनी हवा निकली है कि तमाम छेद बड़े हो गए हैं इजराइल के, सब छेद बड़े हो गए हैं। और डर इतना लग रहा है कि तमाम बड़े बड़े देशों के आगे भीख मांगी है कि भैया आपको बचा लो। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने ईरान और इजराइल दोनों को ही बता दिया है कि हमारे ऊपर अगर किसी की रॉकेट या किसी का मिसाइल या कोई भी आएगा, हम उसको मार गिराएंगे। वहीं ईरान ने कहा है कि हम चाहते हैं गाजा के अंदर हमले बंद हो जाएं, हमास और इजराइल की डील हो जाए, और हम हमास की डील को मानेंगे और हमास की बात को ऊपर रखेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि हम जो इजराइल पर हमला करें उससे हमास और इजराइल की डील में कोई फर्क पड़े। मेरे दोस्तों, अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम अब्राहम लिंकन है, वो इटालियन फाइटर जेट के साथ मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इतिहास याद रखेगा, एक वक्त ये था कि ईरान से बचने के लिए और ईरान से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उधर बाइडेन ने एक बार फिर से ईरान से कहा है कि हमला मत करना। लेकिन तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए कि ईरान का छोटा मोटा در اینجا لازم می‌دانم تاکید کنم که جنایات رژیم انسان‌ستیز و جنایتکار صهیونیستی هیچ حد و مرزی ندارد. این رژیم بی‌آبرو با حمله به آوارگان فلسطینی ساکن در مدرسه تابعین غزه در حال اقامه نماز صبح بار دیگر ثابت کرد که صهیونیست‌ها لکه ننگ بشریت هستند و هیچ زبانی را جز زبان زور نمی‌فهمند. جنایات اخیر رژیم صهیونیستی به صورت همزمان جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی است که جمهوری اسلامی ایران به شدت آن را محکوم. उधर चाइना ने दिल ही जीत लिया। चाइना ने कह दिया कि ईरान को पूरा अधिकार है अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देने का, बदला लेने का और अपने बचाव करने का। उधर ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि ईरान के इस्फहान जो बड़ा शहर है, वहां एक फैक्ट्री में आग लग गई। रीजन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आग कैसे लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि आग बड़ी लगी है। बार बार बता रहा हूं कि अमेरिका पूरी ताकत झोंक चुका है अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचाने के लिए। अब साइप्रस के अंदर बिल्कुल बॉर्डर पर समुद्री इलाके में अमेरिका के युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में है ही, पर्शियन सागर में भी हैं, और अब साइप्रस में भी इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। उधर ईरान के फौज के IRGC के डिप्टी चीफ ने कहा है कि ईरान के लीडर, जाहिर सी बात है सुप्रीम लीडर, ईरान के लीडर ने आदेश दिया है कि इजराइल को सजा दो और वो सजा हम देकर रहेंगे। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब मैं आपको एक बड़ा अपडेट दूंगा जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल के पेट में दर्द है। ये है वो तस्वीर। ईरान की मिलिट्री डेलीगेशन इस वक्त रशिया गई हुई है और रूस से अंदर ही अंदर खाने कुछ बात हो रही है। अब इस खबर से अमेरिका इजराइल परेशान है।
ईरान के बारे में, अमेरिका के बारे में एक बड़ा खुलासा कुवैत के पेपर ने किया है। कुवैत के पेपर ने अपडेट ये दिया है कि पहली बार ईरान और अमेरिका ने डायरेक्ट हॉटलाइन बना लिया है, एक लाइन बना ली है, एक नंबर शेयर किया है जिससे ईरान की गवर्नमेंट से डायरेक्ट अमेरिका की गवर्नमेंट बात कर रही है। और ये सब इसलिए हो गया है क्योंकि ईरान का जो नया राष्ट्रपति है पेज़ेश्कियान, वो राजी था कि अमेरिका से हम बात कर सकते हैं। तवज्जो चाहूंगा अगर आप मुझे सुनते हैं तो। 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान का ये पहला राष्ट्रपति ऐसा है जो ये कहता है कि अपने हालात को ठीक करने के लिए हम तो अमेरिका से भी बातचीत कर लेंगे। कर दिया। अब उसने लाइन भी क्रिएट कर लिया है, हॉटलाइन। कुवैत के अखबार ने क्लियर लिख दिया है कि अमेरिका ने ईरान से डायरेक्ट बात करी है कि हमला ना करना। इसी वजह से ईरान जो हमला करने वाला था वो 2 हफ्ते के लिए टल गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चुनाव जीतने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसे में जो उसका चुनावी सोशल मीडिया पर कैंपेन है उसको हैक किया गया हैकरों के द्वारा, और ये जानकारी हैकिंग की माइक्रोसॉफ्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम ईरान की गवर्नमेंट पर लगाया कि ये हमारे कैंपेन को हैक ईरान करवा रहा है ताकि हम न जीत सके, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। खबर यह है कि सीरिया में हवाई हमला हुआ है कुछ घंटे पहले, जिसमें ईरान के 5 प्रो फाइटर मारे गए हैं। अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि इजराइल ने अटैक किया था या अमेरिका ने किया या बरतानिया। हालात तनावपूर्ण हैं, अभी भी हालात ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो सकता है। दुनिया की तमाम बड़ी खबर तो अलग रिपोर्ट में देता हूं, लेकिन मिडिल ईस्ट, ईरान, फिलिस्तीन, गाजा, यूएई, सऊदी अरब, ये तमाम यहाँ के जो अपडेट्स हैं आपको अलग रिपोर्ट में आपको सुबह दे देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने देर रात को वीडियो पोस्ट किया था उसको भी आप जाकर जरूर देखेंगे, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, ईरान अटैक करेगा या नहीं। सही जवाब देने वाले को खुद मोदी जी अपने हाथ से 15 लाख रुपए देंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद। फिर दोस्तों फिलिस्तीन पर भी होगा हमला, फिलिस्तीन पर भी होगी बमबारी। फिलिस्तीन के इलाकों वेस्ट बैंक और जनीन में भी होगी अब उसी तरह की बमबारी जैसे गाजा में हो रही है। हजरात अब खुलकर सांप बिल से बाहर आ गया है, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जिस तरह से हम गजा को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से हम गाजा को हैंडल कर रहे हैं, उसी तरह से हमें फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों को भी ट्रीट करना चाहिए, और इनके जो टेंट और कैंप्स हैं गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के, फिलिस्तीन के इलाकों से खाली करवाना चाहिए और वहां पर उसी तरह से हमले करने चाहिए। दोस्तों ये बात पहले से ही सामने आ चुकी है, और आपको पता भी है कि गाजा के अंदर जैसे बमबारी हो रही है वैसे ही इजराइल वेस्ट बैंक, जनीन और दूसरे इलाकों में हवाई बमबारी ऑलरेडी शुरू कर चुका है, और धीरे धीरे ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि ये तमाम चीजें अरब ममालिक देखकर भी खामोश हैं। यहाँ हम गाजा के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उधर फिलिस्तीन की एक बड़ी सरजमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून बार बार कह रहा है, यूएन बार बार कह रहा है कि इजराइल गलत कर रहा है, यूरोपीय यूनियन बार बार कह रहा है, अमेरिका ने भी कह दिया है, फ्रांस ने भी कहा है कि ये जो फिलिस्तीनियों के इलाकों में इजराइल कब्जा कर रहा है ये सरासर गलत है। अब हद ये हो गई है कि नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वेस्ट बैंक हमारा इलाका है, हम यहूदियों का हिस्सा है, इजराइल का हिस्सा है, हम उस पर कब्जा करते रहेंगे। उधर मेरे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि हॉस्टेज डील, जो जंगबंदी की डील है, 15 अगस्त को हो सकती है। अमेरिका, यूएई और कई देश इस मीडिएशन में शामिल हैं, और 15 अगस्त को इजराइल के डेलीगेशन जो है इजिप्ट पहुंचेंगे और इसमें कई देश शामिल होंगे। उधर हमास के नए लीडर यहिया अंसरमार भी डील के लिए राजी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि यहिया अंसरमार की डेलीगेशन 15 अगस्त को कहा जा रहा है कि मीटिंग के लिए नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है हमास की तरफ से कि जितनी बात हो चुकी है फोन पर या लिखित में या मीडिएटर्स के जरिए हमास चाहता है उसी बातचीत पर डील हो जाए, हमें जाना ना पड़े। हजरात आपको यह बता दूं कि इजराइल ने मस्जिद और स्कूल मिली हुई जो जगह थी, यानी मस्जिद से सटा हुआ स्कूल था, नमाज फजर के दौरान, सुबह की नमाज के दौरान, अंधेरे में, तड़के में इजराइल ने उस स्कूल और मस्जिद पर हमला किया, जिस हमले में 100 बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान मारे गए। आपको बता दूं कि उनमें से ज्यादातर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे फजर की। खुदा की कसम, नमाज पढ़ते हुए नमाजी शहीद हो गए, और इजराइल ने एक ही झटके में 100 गाजा के लोगों को शहीद कर दिया। अब दोस्तों जब सूरज निकला, दिन हुआ, तो जहां पर जिस मस्जिद और स्कूल पर इजराइल ने हमला करके 100 लोगों का नरसंहार किया, उसका मंजर सामने आया जो कि जिगर को फाड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। इसके बाद जो 100 लोगों का नरसंहार हुआ, उनके परिजनों की चीख और पुकार सुनने और बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मासूमों को मारा है इजराइल ने, याद रखिएगा। नमाज फज्र के दौरान इजराइल ने नरसंहार किया है, याद रखिएगा। अब क़यामत का मंजर तब था जब चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك
سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الأراء في علا تبلغ السمات تبلغ السمات موطني 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 الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء इजराइल के हमलों की शिद्दत यह है, ये देखिए कि जब बम इजराइल गिराता है तो कुछ सेकंड के लिए गजा में जमीन हिल जाती है, भूकंप आ जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह के भारी भरकम बम, वो भी अमेरिकी बम इजराइल गिरा रहा है। अब आपको बताऊं इस तरह के हमले के बाद मंजर क्या होता है। जरा इस व्यक्ति को देखिए, प्लास्टिक की थैली में जो कुछ सामान लेके जा रहा है ना, वो सामान नहीं है, ये इसके परिवार वालों के लाश के टुकड़े हैं, कीमे हैं, बोटियां बोटियां, वो भी वो जो मिल गई है, वरना जो जलकर राख हो गई है वो नहीं मिली। लाश के टुकड़े पिन्नी में एक बाप, एक शौहर, एक बेटा अपने खानदान परिवार वालों का 2 प्लास्टिक में अपने खानदान की लाश के टुकड़े उठाकर ले जा रहा है। और दुनिया इजराइल को सुपर पावर कह रही है, दुनिया इजराइल के लिए तालियां बजा रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्या ही कहोगे ऊपर जाके, क्या ही मुंह दिखाओगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ प्लास्टिक में आपको जो सामान नजर आ रहा है ये लाशों के टुकड़े हैं। ये परिवार वाले सोचिए, एक होता है लाश आती है तो कम से कम तसल्ली की लाश मिल गई, ये लाश के टुकड़े हैं जो वहां के परिवार वालों के बिखरे हैं। अल्लाहु अकबर। अब इजराइल ने गाजा के अंदर ये देखिए एडवांस तरीका अपनाया है, क्रेन के ऊपर मशीन गन, ऑटोमेटिक मशीन गन तैनात की हुई है। गाजा के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने इसी तरह से ऑटोमेटिक मशीन गन क्रेन के ऊपर तैनात करके लोगों का नरसंहार करने की ये मशीन बनाई हुई है। अब आप समझ लीजिए कि गाजा का हाल क्या है। एक तरफ आप देखिए बिफोर, यानी पहले गाजा कैसा था, और अब वही इलाका खाक में मिला दिया है इजराइल ने। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। ये अपडेट मैं आपको देर रात दे रहा हूं जब आप सो रहे हैं, और आप जो अब ये वीडियो देख रहे हैं ये दिन में आप देख रहे हैं। अपडेट मैंने लेट नाइट दिया, और कल अपडेट इसलिए दिया क्योंकि भाई बहुत सारे मसले हैं। FIR नाम की भी चीज होती है, उड़ती उड़ती आती रहती है, कई सारे मसले हो जाते हैं अचानक से, और भी काम पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। सच बोलना आसान नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको सच हम दिखाते रहें, और इस बारकोड के जरिए जो आप हमें मदद दे रहे हैं हम सीधा गाजा तक फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए पहुंचा सके। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए एक वक्त था जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने लूट कर भारत को सिल्वर की चिड़िया छोड़ दिया। अब भारत को मोदी और मोदी के साथी लूट रहे हैं और इस सिल्वर की चिड़िया को अब कंगाल कर दिया है। मोदी अदानी भाई भाई के नारे विपक्ष तो लगाता रहता है, लेकिन अब साबित हो गया है कि सच में मोदी और अदानी भाई भाई हैं। इस देश में खेल इतना बड़ा खेला गया कि देशवासियों को पता भी नहीं चला और देशवासियों की जेब लूट ली गई। हज़रात बता दूं कि जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं वही अदानी की जेब में, यानी सेबी जो एक बड़ी भारतीय संस्था है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है इन्वेस्टर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जांच करती है। उनके जो घोटाले होते हैं उस पर नजर रखती है। अब अदानी अचानक से जो आसमान पे पहुंचा वो साहिब के रहमो करम पर पहुंचा। बड़े बड़े इनकी डील हुई और करोड़ों खरबों की ट्रांजैक्शन बिना किसी डिटेल की हुई। इस तरह के घोटालेबाजी कर करके मोदी के दोस्त ने देश को लूटा। समझ रहे हैं आप, हमारा सबका पैसा अदानी और अंबानी के पास ही है और मोदी जी के झोले में है। अब हुआ ये, हिडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसने ऐसा खुलासा कर दिया कि मोदी सरकार को, मोदी जी को संसद सत्र जो 12 तारीख की शाम तक चलने वाला था 2 दिन पहले खत्म करना पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष ऐसी तैसी कर दे, हमारी बात करना ही ना पड़े, इस वजह से संसद सत्र खत्म कर दिया। हिडनबर्ग ने खुलासा किया ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से, कि ये जो सेमी जो बार बार अदानी समूह को क्लीन चिट देता रहता है, और अक्सर जांच रिपोर्ट में सेबी ने मोदी के दोस्त को जो क्लीन चिट दी है, जो सेबी की प्रमुख है माधवी, वो और उनके जो पतिदेव हैं वो खुद हिस्सेदार थे अदानी ग्रुप के। अदानी जो खेल खेल रहा था, जो चोरी चकारी कर रहा था, उसमें खुद सेबी की हिस्सेदारी थी। समझ रहे हो कि एक सरकारी दफ्तर है वो चोर के साथ मिला हुआ है कि तुम चोरी करो और हमें कमीशन दो। हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद पूरा तहलका मच गया। साहेब मुंह छुपाते फिर रहे हैं और अंधभक्तों को अब लगा दिया गया है अदानी के बचाव में। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि अंधभक्त अपने नाजायज बाप अदानी को बचाने के लिए ट्वीट और रिट्वीट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बगैतियां मार रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उन्हीं की बेरोजगारी की वजह ये अदानी और उसका फ्रॉड है। ये देश भर के बड़े घोटालों की वजह से आज देश गरीब हो रहा है, ये उनको पता ही नहीं है। इसके बाद एक अच्छी चीज ये हुई, बल्कि मेरा मानना यह है कि ये जो चुनावी रिजल्ट आया है, विपक्ष को जो 200 से ऊपर अच्छी खासी सीटें मिली हैं, उसका असर ये हुआ है कि अब मोदी सरकार के चाटने वाले गोदी मीडिया के कुछ एंकर अब लाइन पर आ गए हैं। कुछ गोदी मीडिया के चैनल ने ऐसी रिपोर्टिंग करी है कि मुझे डर है कि ये वीडियो मोदी जी खुद कॉल कर डिलीट करवा देंगे। इससे पहले हमने वो निकाल लिया है और आपको दिखाएंगे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन की निष्पक्षता पर अब बड़े सवाल खड़े किए हैं और सवाल उठाने की वजह भी बताया है। वो वजह क्या है, अगली रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे के बारे में की निष्पक्षता मीडिया के चैनल ने ऐसी रिपोर्टिंग करी है कि मुझे डर है कि ये वीडियो मोदी जी खुद कॉल कर डिलीट करवा देंगे। इससे पहले हमने वो निकाल लिया है और आपको दिखाएंगे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन की निष्पक्षता पर अब बड़े सवाल खड़े किए हैं और सवाल उठाने की वजह भी बताया है। वो वजह क्या है, अगली रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर ऐलान किया। आखिरकार हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप के बीच रिश्ते पर सवाल कैसे उठाए? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के जाल का खुलासा किया गया था, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित लेनदेन, अघोषित स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ चेयरपर्सन भी थी। सिंगापुर में उनका अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 99% स्टेक था। हिंडनबर्ग के दावे के मुताबिक कंपनी की आय पर सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस समय बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि कथित अडानी घोटाले से सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का कनेक्शन है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। ये बेहद गंभीर और बड़ा आरोप है जो कि सेबी पर लगा है। अब आपको बता दें कि आज तक ने सेबी से इस मामले में सेबी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया है। हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। देखिए, विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्षी नेताओं की तरफ से एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं और संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को लेकर इस रिपोर्ट से कनेक्ट कर रहा है विपक्ष और सवाल उठा रहा है कि अब पता लगा कि संसद सत्र को जल्दी खत्म क्यों कर दिया गया, तो इसे हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट से कनेक्ट करके विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है और अब केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। और जयराम रमेश नेता कांग्रेस की तरफ से देखिए ट्वीट किया गया है कि हम जान रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, संसद के सत्र को जल्दी खत्म क्यों किया गया। ये ट्वीट जयराम की तरफ से किया गया कि 9 अगस्त को अचानक से संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि संसद 12 अगस्त की शाम तक चलने वाली थी। अब हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जी हाँ, मोदी मीडिया भी अब पूरी तरह से बेचैन और रंगा हो चुका है कि अब पापा को कहां तक बचाए। पापा के तो कान इतने बड़े हैं। हकीकत यह है कि भारत को बर्बाद करने में 2 महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। एक वो जो निर्मला जी हैं, जब कोई चीज महंगी होती है, लहसुन, धनिया, प्याज, तो ये कहती हैं हम तो ये खाता ही नहीं है, लहसुन आई डोंट ईट। आलू महंगा हो गया तो कहेंगे आलू हम नहीं खाते। दूसरी आप सेबी की चेयरपर्सन को देख रहे हैं जिन्होंने मोदी सरकार का इस तरह से सपोर्ट किया और मोदी जी के दोस्त अडानी का इस तरह से सपोर्ट किया कि देश का सारा पैसा अडानी की जेब में चला गया। अब आप जरा सोच के देखिए, सवाल हो रहा है अडानी और सेबी के दोस्ती पर कि भाई साहब इनका क्या संबंध है, ये साथ मिलकर कैसे घोटाला कर रहे थे। सवाल इनसे किया जा रहा है, जवाब बीजेपी दे रही है और अंधभक्त दे रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं। संसद में भी आप सांसद संजय सिंह ने ऐसा नारा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मुंह ताकती हुई एक दूसरे नजर आई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये डायलॉग आप भी याद रखिएगा। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, आई मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ऐसी बात कही है कि आपके दिमाग की नस खुल जाएगी। कहती है कि अडानी पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच रिपोर्ट आई है, अगर उस रिपोर्ट की जेपीसी जांच हो गई तो मोदी सरकार अगले 24 घंटे में गिर जाएगी। बात हकीकत है दोस्तों। हाल ऐसा है कि सेबी जो सरकारी संस्था है, सवालों से बचने के लिए उसने इस खुलासे के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट को ही लॉक कर दिया, प्राइवेट कर दिया। साहेब भी अपना झोला ही बैठ कर ताक रहे होंगे। शेख हसीना लाइव एग्जांपल है, ऊपर से देश में जितने उनके घोटाले हैं सब खुल रहे हैं, सब। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ऐसा खुलासा हुआ है कि विपक्ष को एक नया लाठी मिल गया है, वो भी तेल लगा हुआ। अब दे दनादन दे दनादन दे दनादन बजाया जा रहा है, लाल करी जा रही है। महुआ मित्रा ने भी सख्त सवाल उठाए। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha. I'm here to point out a few interesting facts about the recent Hindenburg expose into Madhavi Puri Buch's role in SEBI. In 2015, Madhavi Puri and her husband Dhaval Buch jointly invested into a fund which was used by Vinod Adani, the older brother of Gautam Adani, to round-trip funds into India. In February 2017, Madhavi Puri transferred these assets of the fund from a joint account into that of her husband Dhaval Buch. In March 2017, Madhavi Puri became a whole-time member of the SEBI. In April 2019, the US firm Blackstone gained approval from the SEBI for the first ever real estate investment trust REIT into India. In July 2019, as a quid pro quo, Madhavi's husband Dhaval Buch was appointed as a senior advisor on a fat salary to Blackstone.
In March of 2022, Madhavi Puri was appointed as chairperson of SEBI. Apparently, according to market rumors, Sudhir Manpar, who was the first cousin of Dhawal Boch and who had served as chief secretary of Gujarat under Prime Minister Modi when he was chief minister of Gujarat, played a pivotal role in the appointment. In 23-24, when the Supreme Court ordered SEBI for a report into the Adani scandal, the SEBI, under the chairpersonship of Madhavi Puri, came back and said that they had drawn a blank, that it was a chicken and egg situation, and they were unable to tell the ultimate owners of the FAI. अखिलेश यादव ने भी साफ तौर से कहा है कि सेबी की हिस्ट्री की पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, क्योंकि सेबी का पुराना इतिहास भी ऐसा ही है। आइए अब इस्लामोफोबिया पर बात करते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की आड़ में और हिंदुओं का नाम लेकर भारत में हिंदूवादी आतंकवादी अब भारत की राजधानी दिल्ली तक में मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये हमले दिन दहाड़े हो रहे हैं, रात को भी हो रहे हैं, जब मर्जी हो रहे हैं, पुलिस को पता है ये हो रहे हैं। अब दिल्ली में हिंदू आतंकी संगठनों ने जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुसलमान हैं उनके ऊपर एक बार फिर से हमला कर दिया, आतंकी हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, ये कहते हुए ये बांग्लादेश के मूल्य हैं। अब उनको बहाना मिल चुका है कि किसी भी मुसलमान को रास्ते में रोक कर कत्ल कर सकते हैं। मुसलमानों को सतर्क, सावधान और तैयार रहने की जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हजरात, ये वही हिंदू संगठन है जिनकी इतनी औकात नहीं है कि चीन ने हमारी जमीन पर जो कब्जा किया है वहां जाना तो दूर, दो लफ्ज इनके मुंह से निकल नहीं सकता, इनकी औकात ही नहीं। अब पूरे भारत में लाइसेंस मिल गया है बांग्लादेश का नाम लेकर मुसलमानों को पीटने का। उड़ीसा में हिंदू आतंकवादी मुसलमान, गरीब मुसलमानों को रोक कर उनकी आईडी चेक कर रहे हैं। और सीए एनआरसी याद आ जाएगा कि सीए एनआरसी में हमारी और आपकी डॉक्यूमेंट और आईडी क्या ही मानेंगे कि जब उड़ीसा का मुसलमान अपनी आईडी दिखा रहा है मोबाइल में तो थप्पड़ मार के कहते हैं ओरिजिनल दिखा, असली दिखा, हार्ड कॉपी कौन लेके चलता है। तो बस मुसलमानों को मारना और बांग्लादेशी मुसलमान बोलकर गरीब मुसलमानों को हिंदू आतंकवादी बुरी तरह से मार रहे हैं और उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। आधार कार्ड दे, आधार कार्ड दे, बोला बोला मांगिया, बोला मांगिया, आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड देखा, गाड़ी कागज पत्र देखा, मोबाइल ओरिजिनल देखा, मैं बोला कि नहीं संगे संगे फिर मांगिया बांग्लादेशी, फिर मांगिया मत हिंदू को मार तोना, मांगिया बांग्लादेशी हिंदू को मार तोना, मांगिया देख मांगिया बांग्लादेशी हिंदू को मार तू दे, आधार कार्ड दे, ये दे आधार कार्ड दे, गाड़ी कागज पत्र देखा, ये मांगिया बांग्लादेशी आम्ही हिंदू को हानी लेण्यासाठी ये तो कोणाची मांगिया ती मांगिया तू पहिली को माझ्या तो बांग्लादेशला विकून काय की वो हिंदू को हानी लेण्यासाठी दे दे कागज पत्र दे ओरिजिनल देखा, ओरिजिनल देखा। ओरिजिनल कोण कोण रूम आसी चला नंबर सांगा रूम कोण तो रूम कोठे केंद्रापड़ा कोउ जगह रे, केंद्रापड़ा कोउ जगह रे, हैं सोळा मते सामे बांग्लादेशी मारी कोउ जगह रे, हिंदू को आमे थाली मारी केंद्रापड़ा कोउ जगह रे, कोट पाखरे बा कोट पाखरे देखिबे कोना हम हिंदू को सामे यहाँ ये वही तथाकथित हिंदू हैं जो मणिपुर में जाकर दंगा रोक नहीं सकते। इनकी औकात नहीं है चीन, मणिपुर और तमाम दूसरे मामलों पर ये बात कर सके। ठीक इसी तरह से कट्टरवादी हिंदू आतंकवादी उड़ीसा में वेस्ट बंगाल के मुसलमान की आईडी को चेक करके उसको बांग्लादेशी मुसलमान बताकर बुरी तरह से पीट रहे हैं और पूरे देश में इसी तरह की खबरें और वीडियो सामने आ रही हैं। वर्तमान आम जो बजरंग दल वर्तमान से हैरान आम हिंदू मानक से जाई पड़ी छोट छुआ को नर्मत पीड़ित हजरात, याद रखिएगा ये वही बेरोजगार हिंदू हैं जिन लोगों की औकात नहीं है कि अपने बाप से कह सकें कि साहब हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दिया आपको, आप नौकरी तो दो, 15 लाख तो दो, अरे कुछ तो दो। इनको नफरत का नशा करवा दिया गया है और ये ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसी तरह से अब गरीब मुसलमानों को भगवा हिंदुत्व आतंकवादी की देखिए गरीब मजदूर मुसलमानों को पकड़कर उनसे JSR का नारा लगवा रहे हैं जबरदस्ती। कितना कमजोर वो धर्म होगा कि गरीब को पीट कर मार कर धार्मिक नारे लगवाने पड़ रहे हैं। कितने कमजोर और नल्ले और नामर्द वो लोग होंगे जो गरीबों को पकड़कर मार पीट कर उससे अपने धर्म के लिए नारे लगवा रहे हैं, जबकि मजहब धर्म प्रांत दिल से होता है, जबान से नहीं। हजरात, मुसलमान गरीब एक काम करने वाले मजदूर को हिंदुत्व के भगवाधारी आतंकवादियों ने बुरी तरह से पीटा। इनकी यही औकात है, ये और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनको लगता है मुसलमान को मारना पीटना देश की सेवा। इसी तरह के जितने भी हिंदू संगठन हैं ये सब के सब आतंकी गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, भारत की एकता को तोड़ रहे हैं, कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून के ऊपर थूकते हुए कानून को चैलेंज कर रहे हैं। 48 घंटे पहले एक हिंदू आतंकवादी ने, जो कि राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना जो दंगाई संगठन है उसका मेंबर है, नाम इसका सत्यम पंडित है, इसने हथियार हाथ में लेकर, लाठी हाथ में लेकर भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश का मुसलमान बताते हुए उनको 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने की धमकी दी और
कानून को भी धमकी दी, प्रशासन को भी, कि आपसे प्रार्थना है कि इनको खत्म कीजिए, इनको बाहर भगाइए। आपसे निवेदन है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये काम हम खुद करेंगे और अलाना फलाना जो भी है। सुनिए। जय श्री राम। मेरे सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भी रोहिंग्या कटुए बांग्लादेशी यहाँ पर हमारे आप बीच में उपस्थित हैं, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते अगले 24 से 72 घंटे में हमारे देश भारत को छोड़ दें, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना में एक कार्यकर्ता अपना लठ हाथ में ले चुका है। मैं अपने भारत के प्रशासन शासन से प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों से गुजारिश करें, प्रार्थना करें, अगर इन पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो कानूनी कार्रवाई करें और हमारे देश से इनको भगाया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना प्रत्येक इस कटुए की दाढ़ी काटकर इनके प्रत्येक एक बाल को उखाड़कर इनके बांग्लादेश में काट देगा। जय श्री राम। अब दोस्तों इसलिए कहता हूं बोलना जरूरी है, बोला कीजिए, शेयर किया कीजिए। एक्स पर इसका वीडियो गलती से वायरल हो गया। अब इसके बाद हुआ ये कि गाजियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि हालात बहुत संगीन है और सख्त है। उसके बाद अब ये बिल में घुस गया है। जी हाँ, अपने ही पिछवाड़े के अंदर जाकर घुस गया है और ये गायब हो गया। यूपी प्रशासन ने बताया कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सबूत उनके पास मौजूद है, इस आतंकवादी की खुदाई चल रही है। आज दिनांक 10 अगस्त 2024 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक्स हैंडल पर वायरल हो रहे एक वीडियो ट्वीट का संज्ञान लिया गया, जिसमें कि सत्यम पंडित नामक एक व्यक्ति द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। उसका यह वीडियो सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। इसका तत्काल ही पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस व्यक्ति की तलाश चल रही है, इसे जल्द ही हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर भारत में मुसलमानों के ऊपर आतंकी और जानलेवा हमला करना, बांग्लादेशी मुसलमानों का और बांग्लादेश का नाम लेकर पिंकी चौधरी जो हिंदुत्व का आतंकवादी है, जिस पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और इलीगल हथियार रखता है, गैर कानूनी हरकतें करता है, उसने मुसलमानों को धमकी दी थी कि हम मुल्लों को कटुओं को अलाना फलाना ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने से पहले एक बड़ा वीडियो इसका ये वायरल हो गया कि इसने मुसलमान गरीब जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनके ऊपर जाकर इस नामर्द ने उन गरीबों के ऊपर हथियारों से हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर इसका कई वायरल हो गया। मुल्ला भाग जा खड़ो। इसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और यूपी पुलिस ने पिंकी को सुलाकर लाल कर दिया और थाने में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस का बयान भी पिंकी चौधरी के लिए आया है, वो मुलायजा फरमाएं। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30 बजे करीब थाना क्षेत्र मलबन बापूधाम के अंतर्गत गुलजर रेलवे स्टेशन के पास फ्रीहोल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे हैं। वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई है तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अगली बढ़ने कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब जरा सोच के देखिए, जब मुसलमान महिला के हिंदू बलात्कारियों के समर्थन में हिंदू समाज रैली निकाल सकता है, भाजपा ही अपनी ताकत का जोर दिखा सकते हैं, तो ये तो पिंकी चौधरी था जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए सड़क पर उतर आया था। इसको इसके लोग कैसे छोड़ेंगे? पिंकी चौधरी के समर्थन में उसके भक्त आ गए और उसकी रिहाई की मांग करने लगे और तो और सड़कों पर हंगामा मचा दिया। यकीन कीजिए, रोजमर्रा की जिंदगी में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैला दी गई है कि आपकी गली में आपकी सड़क पर चलने वाला ई रिक्शा ड्राइवर हो, साइकिल रिक्शा ड्राइवर हो, उबर ओला ड्राइवर हो और वो जो बाइक आजकल चल रही है ये ड्राइवर हो, दुकानदार हो, मॉल में खड़ा हुआ किसी आउटलेट पर बंदा हो, कंपनी का ऑनर हो या कंपनी में काम करने वाला आपका पड़ोसी, बगल वाली सीट पर बैठने वाला आपका साथी हो, नफरत इतनी फैल चुकी है मुसलमानों के खिलाफ कि अगर मुसलमान सतर्क न रहे तो ये गर्दन काट दे मुसलमानों की। हजरात, रात को 12:30 बजे भारत की राजधानी दिल्ली में एक लड़के और लड़की कपल को, साथी को बीच सड़क पर ऊबर ड्राइवर ने उतार दिया और कहा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम हलाला की पैदाइश हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सारी बातें कह डाली। वजह ये थी कि वो ऊबर ड्राइवर मोदी भक्त होगा, ऑफ कोर्स मोदी भक्त होगा और गोदी मीडिया देख देख कर उसका दिल दिमाग सड़ चुका होगा। और ये जो ओला ऊबर ड्राइवर होते हैं ये घर से इतने जुड़े हुए होते हैं, गाड़ी की EMI भरनी है, बेटी खुद की बात मान नहीं रही है, बच्चे आवारा निकल रहे हैं, बीवी जूते समाती है, 10 जगह किस्त भरनी है, घर का किराया देना है। अब वो सारी फ्रस्ट्रेशन किसमें निकालते हैं? जो उनके पैसेंजर। हजरात, जब आप कैब में बैठते हैं तो अक्सर आपने ड्राइवर्स को देखा होगा कि जब आप आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी बात में इंटरप्ट भी करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा ड्राइवर नहीं मिला कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोई उल्टी सीधी बात मुझसे कर दे। बहुत अच्छे ड्राइवर भी होते हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर, और मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। अभी
1-1.5 साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली गया था, तो यकीन कीजिए एक बंदा जिसका नाम भी जो है कृष्ण करके कुछ था, इतना बढ़िया बंदा था, मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ जहाँ जाने की बात कर रहा था, उस बंदे ने आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाया, मेरे फ़ोन से कई जगह उसने बात किया, मुझे समझाया भी कि भाई ये दिल्ली है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वैसे होता है, मतलब कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन नफरत इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि किसका दिमाग कब पलट जाए कुछ नहीं पता। तो इस महिला के साथ, इस कपल के साथ ये हुआ, आपस में बात कर रहे थे, ऊबर ड्राइवर ने इंटरप्ट किया और कहा कि आप हमारे देश की बुराई, यानी अगर उन्होंने कह दिया कि दिल्ली के लोग बड़े मतलबी होते हैं, तो उस ऊबर ड्राइवर को तकलीफ हो गई, कह दिया कि आप हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हो, आप पाकिस्तान के हो क्या? इस तरह की घृणा, इस तरर की बातें करके जबरदस्ती उठावा फिर लिया ड्राइवर ने और उनसे बदतमीजी करी। पहले बदतमीजी वाला वीडियो, जहां से ये मुद्दा शुरू हुआ, पहले सुनिए। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने आपको बोला था। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आपको जो सुनना है वही सुनेंगे। मैं आपको, आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में बैठी हूँ, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही, उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली का मतलब तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण और हिंदू में मुझे क्या फर्क है, मुझे बताइए क्यों रहे। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब कि पाकिस्तान में सारा कुछ छोड़ देंगे। दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना, वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। या दिल्ली ने बोला कि शरीफ। इसके बाद रात को 12:30 बजे दिल्ली की सड़कों पर लड़की को उतार दिया, कहीं लेके नहीं गया, और उसके बाद क्या कहा? बोलिए, फिर से बोलिए, बोलिए। Very nice, very nice, very nice. This man has left her on the road at 12:30. This is in India, मोदी जी इंडिया, ये है देखिए। हाँ, तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है, ये उनकी गाड़ी है, बहुत बढ़िया, ये देखिए। Very nice sir, very nice. अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जिस लड़की को कह रहा है कि तुम हलाला की पैदाइश हो, वो खुद हिंदू और ब्राह्मण समाज से है। जी हाँ, जो जांच में पता चला, वो ये पता चला कि वो मुसलमान नहीं है लड़की और लड़का, वो खुद हिंदू है। तो ये जो भाजपाई हिंदू हैं, ये देश में इस तरह से नफरत फैला रहे हैं। तो सतर्क रहिए भैया, सावधान रहिए। ओला उबर में आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा समझ ना, खासकर आप लड़की हैं और आप लेट नाइट कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिए। हालात देश के बहुत नफरत भरे हैं। मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े तो इनकी आत्मा हिल जाती है, ये मुंह से हगना शुरू कर देते हैं, जहां मुंह से इनका दस्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही समाज रेल की पटरी पर भगवान की मूर्ति गाड़ दे और उस पर अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दे, तो फिर वहां पर किसी को आपत्ति नहीं। हालांकि ये सीधा सीधा ट्रेन एक्सीडेंट का एक खेल है, ट्रेन एक्सीडेंट की तैयारी है, मौत को गले लगाने वाला खेल है, ये ट्रेन की पटरी पर कब्जा करने का खेल है, तो सवाल उठाएगा। दूसरी है, मौत को गले लगाने वाला खेल है, ये ट्रेन की पटरी पर कब्जा करने का खेल है। लेकिन ये हिंदू हैं, इस वजह से न मीडिया दिखाएगा न कोई सवाल उठाएगा। दूसरी तरफ मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपनी गैरत बेच चुके हैं। इतना आसान कर दिया है हमने दूसरों के लिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान, दीन को गाली बकना, काबा शरीफ की तौहीन करना, कुरान पाक की तौहीन करना। हम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हम सब झेलते हैं। इस बात की आड़ देके कि हम तनाव नहीं चाहते, हम विवाद नहीं चाहते, हम अरे तो भाई अगले जबरदस्ती उठा खोज रहे हैं, अगले आपको अगर भगवा पहले देखते हैं बिलक जाते हैं कि इसने भगवा बना, विवाद कर देते हैं। और यहाँ वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरियाएं, उल्टा सीधा बोले, आप झेलेंगे। इतना आसान कर दिया है हमने खामोश रहकर उनके लिए ये तमाम चीज़ें करना, तो वो खुल कर रहे हैं। अब जिनके पास रोजगार नहीं है, नल्ले हैं, बल्ले हैं, वो सब के सब फेमस होने के लिए इस्लाम को गाली बक रहे हैं। अब इस लवड़ भास्कर लवड़े ने हुज्जम का चैनल नहीं चल रहा था, यूट्यूब चैनल। देखिए गोदी मीडिया जिस तरह से है, तो यूट्यूब पर भी गोदी मीडिया, अंधभक्त मीडिया और हिंदुत्व मीडिया है, जिसमें एक द मिस्टिकल लैंड नाम का यूट्यूब चैनल है आतंकवादी। ये आतंकी हिंदूवादी चैनल, इसने आपत्तिजनक वीडियो डाला है अपने चैनल पर, जिसमें इसने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए सीधे तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करी है, उनकी काल्पनिक तस्वीर एआई के द्वारा बनाकर दिखाई है। ऐसा करते कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन तत्काल कोई कार्रवाई करे, ये सबसे बेहतरीन कदम होगा। वरना अगर सोच कर देखिए यही काम कोई मुसलमान करे तो उसे पता है तो पुलिस खोज कर ले आती है। लेकिन यहाँ पर कमी किसकी है पता है, वीडियो में अलग से नहीं दिखा सकता था, कॉपीराइट का मसला है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर शांति इसलिए है, हुजूर पाक का अपमान किया गया है और हम मुसलमान खामोश हैं, तो भाई वो करेंगे, इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। हम मुसलमानों में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चैनल पर खड़ा होकर एफआईआर करे। अरे भाई मैं सच बोलता हूँ, सच बोलने की बिना पर अभी हाल फिलहाल में भी 1-2 दिन पहले एक और एफआईआर, मतलब कितनी सारी एफआईआर हो रही है। सच बोलने पर जितने आपके मुंह में दांत नहीं है उससे ज्यादा मुझ पर एफआईआर है, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा एफआईआर है। और आप सब मिलकर हमारे हुजूर, हमारे इस्लाम की तौहीन जो करने वाले हैं उन पर एफआईआर नहीं करते। क्या फायदा इन बड़ी बड़ी तंजीमों का, क्या फायदा बड़ी बड़ी अंजुमनों का, क्या फायदा इन बड़े बड़े मस्जिदों की कमेटियों का जो एक एफआईआर न कर सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन करते हुए डिसरेस्पेक्टफुली इसने नाम लिया, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोटो भी जारी कर दिया। अब इस पर मुसलमान खामोश है, खामोश रहो भाई, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों उम्मीद ये है कि अगर आपने गैरत बेच भी दी है तो कम से कम YouTube पर आप ये वीडियो देखते हुए इतना करेंगे, द मिस्टिकल लैंड, तो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको ये चैनल दिखा रहा हूँ यूट्यूब, इस चैनल पर जाएंगे,
चैनल को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से अपील रिपोर्ट करेंगे। और वीडियो का नाम है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड करके एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया है मोदी के समर्थन में। हिंदूवादी जो बिल आ रहा है, हमारी मस्जिद, हमारी जमीन, वक्फ की जमीनों को मोदी जिस तरह से चुराना चाह रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट झपट्टा मारना चाह रही है, उसके समर्थन में ये वीडियो बनाकर हमारे हुजूर पाक की तौहीन की गई है। आप वीडियो को भी रिपोर्ट कीजिए। कम से कम मुसलमान इतना तो कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता तो फिर लानत है हम पर। अब दूसरी तरफ तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, हमारे देश में इतनी खतरनाक सेना है, ये देखो इतनी खतरनाक सेना है, और इस खतरनाक सैनिकों के होते हुए बांग्लादेश में शांति। इन सबको बांग्लादेश भेजो, मेरे बांग्लादेश जाकर वहां शांति पैदा करेंगे। भाई हमारा देश क्या कद्दू तरक्की करेगा? आप सोच के देखिए, चाइना के बच्चे या दूसरे देशों के बच्चों को देखिए, वो आगे बढ़ने के लिए, ओलंपिक्स में जाने के लिए, खेल में आगे जाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और भारत के बच्चे, ये जो हिंदू समाज के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? धोखेबाजों को गोली मारो, सालों को ऐसे धोखेबाजों को गोली मारो, सालों को मौत बन गए गांधीवादी, जाग उठो सब हिंदुस्तानी, मौत बन गए गांधीवादी, जाग उठो सब हिंदुस्तानी। भारत में ही रहना है, जय श्री राम कहना है, भारत में रहना है, जय श्री राम। ये देखा, ये माँ बाप जो हिंदू राष्ट्र अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, इससे देश तरक्की करेगा या बर्बादी की तरफ जाएगा? आप अपने दिल पर हाथ रख के फैसला कीजिए। भाई साहब, उधर देश देखिए कितना एडवांस हो गया है हमारा। एक महीने में 7-8 रेल हादसे हो रहे हैं। रेल मंत्री को रील मंत्री बना देना चाहिए भाई साहब इतने में। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बार फिर से मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मुझको यह समझ में नहीं आता है इतना पटरी से काहे उतर रहा है ट्रेन। भाई लगता है मोदी जी ने ज्यादा एडवांस ट्रेनों को कर दिया है, इसलिए ट्रेन पटरी पे चलना नहीं चाहती है। अरे पटरी मोदी जी उखाड़ के फेंक दीजिए, अब सड़क पर ही चलवा दीजिए ट्रेन। दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज के घरों में हथियार भरे पड़े। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला कपड़े धोने वाले ब्रश से अवैध हथियार साफ करती हुई नजर आ रही है। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जांच में पता चलता है कि शक्ति कपूर और छोटू सखावर अवैध हथियार बनाकर उसकी तस्करी का कारोबार करते थे। महिला शक्ति कपूर की पत्नी है। पुलिस ने शक्ति कपूर के घर दबिश दी। घर से अवैध हथियारों सहित हथियार बनाने की भारी मात्रा में सामग्री मिली। अब यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब इसलिए है क्योंकि वो शक्ति कपूर के घर से मिला है। अगर मोहम्मद अब्बास के घर से मिलता इस तरह का अवैध हथियार, तो भाई साहब उसको कह देते ये देश उड़ाने का काम करने वाला था, देश में बड़ी घटना करने वाला था। लेकिन यहाँ शक्ति कपूर है, बहुसंख्यक समाज से, सनातन धर्म से, तो सब शांति शांति है। मेरे दोस्तों, उधर कानपुर देहात में एक फर्जी बाबा हरिओम बाबा पानी से कैंसर का इलाज कर रहे थे। दुकान लंबी अच्छी खासी चल रही थी, पूरा कानपुर और पूरा हिंदुस्तान वहां जाकर इलाज करवाता था। अब फर्जी बाबा बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि एक सिपाही अपने बेटे के कैंसर के इलाज के लिए वहां गया और बाबा के चक्कर में फंस गया। पानी पिला पिला कर सोचने लगा कि इलाज हो रहा है और बेटे की हो गई मौत। जिसके बाद कानपुर देहात के हरिओम फर्जी बाबा पर सिपाही ने केस दर्ज कर दिया है। अब उनकी तस्वीर जो दुकान की चल रही है फर्जी, आइए उनका ड्रामा आपको दिखाते हैं और आप यही कहेंगे कि बीमारी का इलाज किसी बाबा या मौलवी में मत ढूंढो, उसके लिए विज्ञान है। हाँ, आप सही तरह से दुआ कर सकते हैं, ना कि आप इस चक्कर में फंसे। ये जो दरबार है उन्हीं के लिए सलों का अमृत भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। जो ये दूर दराज से अमेरिका से लेकर के बॉम्बे तक के भक्त आ रहे हैं, वो ये जल के द्वारा रोगी निरोगी होकर जा रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर बंधु शराब दे करके वापस कर देते हैं मरीजों को, वो हरे धाम में जीवन दान खा करके जा रहे हैं इसी जल के द्वारा। वो हरे धाम सरकार के पे आइए, जल की बात हो रही है, जल पे संकट चल रहा है। हाँ, यहाँ कोई ब्यास गति नहीं लगी हुई है, ब्यास गति नहीं है यहाँ। भोले वाली जनता को डॉक्टर जहाँ ठान लेते 500 लाख रुपया, वहीं ये जीवन दान देकर भेज रहा है और यहाँ से मरीज जाकर हंसते हंसते रोते रोते आते हैं, तो ये जल वाला हंसते हंसते जाते हैं। ये दावा है जी 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 सर जी। इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, गन ससुरे साले खुद होते हैं। आप समझिए कि जमशेदपुर नर्सरी क्लास की 3 साल की बच्ची के साथ एक हिंदू बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति ने वैन के अंदर बलात्कार किया। जी हाँ, तिवारी है, जय है श्री तिवारी, जय श्री तिवारी 3 साल की बच्ची का वैन के अंदर बलात्कार करता है, जिसके बाद पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर ये इसलिए दिखा रहा हूं कि इस खबर को खबर बनने के लिए ये जिंदा है इंसान।
देखिए। दुर्घटना कहिए आप इसको, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने की सूचना मिली हम लोगों को। उस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है एक स्पेशल टीम बनाया और उस बच्ची के पास मदद के लिए महिला आरक्षी के रूप में हमने ऑफिसर को भी भेजा। एक ऑफिसर लेडी भी गई उसके पास, उसकी मम्मी के से बात किया, उसकी मम्मी ने आवेदन दिया। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोगों ने संदेह जताया था उसको हम लोगों ने फॉरन टीम बना करके विदिन 3 आवर्स हमने उस व्यक्ति को घटना रिपोर्ट होने के अंदर अरेस्ट किया और आज उसको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। और बच्ची का भी हम लोगों ने मेडिकल करा दिया है और इस केस में हम लोग का पूरा प्रायोरिटी है कि हम लोग विदिन अ वीक जो है इसमें चार्जशीट, हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट 5 डेज में कर दें इसको चार्जशीट और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल हो और इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा हम लोग दिलवा पाएं। अभी ये सब जांच हम लोग कर रहे हैं जो है अभी, मतलब लगभग कितने समय से कर 20 दिन से, लगभग 20 दिन से। ये रेगुलर ड्राइवर भी नहीं था जिस गाड़ी में इसने इस घटना को अंजाम दिया है, तो इसका कैरेक्टर थोड़ा डूबियस उसी वजह से भी था और बाकी हम लोग और चीज़ें अनुसंधान में आएंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये व्यक्ति रहने वाला है यहीं का, आपका जो है दाईगुट्टू थाना मानगो में पड़ता है। दाईगुट्टू करके जगह है आपकी, मानगो का ही रहने वाला व्यक्ति है ये। खैर, आप लोगों से मेरी अपील है, खासकर मुस्लिम युवाओं से, कि अपना पूरा ध्यान रखिए। आप कहीं किराए पर रह रहे हैं और नॉन मुस्लिम आपका लैंडलॉर्ड है, या आपकी बेटी किसी हिंदू के मकान में किराए पर किसी और स्टेट में रह रही है, या आपकी बेटी कॉलेज पढ़ रही है, जॉब पर जा रही है, कुछ भी कर रही है, तो नज़र रखिए और कहिए कि अपनी जान बचा कर रहे, क्योंकि भारत में मुसलमान होना जुर्म है। कभी भी किसी न किसी बहाने से आपकी बेटी, बेटे और आपको भी कत्ल किया जा सकता है। ऐसा हिंदूवादियों ने माहौल बनाया हुआ है। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप अपने घर के तमाम लोगों को ट्रेन करें कि किस तरह से आतंकी भीड़ से बचना है। कुछ आपको खुद समझ में आना चाहिए, कुछ जूडो कराटे और अलग तरह से अपनी सेफ्टी के उपाय आपको पता होने चाहिए। युवाओं से यही कहूंगा कि सिर्फ जिस्म फुला लेने से कुछ नहीं होता है। सामने भीड़ से सामना करने के लिए यहाँ पर जिगर चाहिए, सर के अंदर यहाँ भेजा अकल चाहिए। मेरे दोस्तों, उम्मीद ये भी करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ताकि हमारा समाज जागरूक हो। हमारे हिंदू भाइयों को ये जो नफरत के सैलाब में मोदी सरकार ने फेंक दिया है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है, हमारी रिपोर्ट देखकर वो भी उम्मीद यही है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे और हिंदू मुसलमान की नफरत के इस सैलाब से बाहर निकलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। These brothers my guys, know that we fly, know that they